नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों से उठ रही है। विभिन्न संगठनों द्वारा ईवीएम हटाओ अभियान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन से पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली के जंतर मंतर का निरीक्षण किया। हमें गर्मियों में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कर्नाटक ऊर्जा मंत्री का कहना। एमपी के हरदा की फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 6 लोगों की मौत, 30 गंभीर रूप से घायल, इंटरनेट सेवा बंद। सीएम धामी ने यूसीसी बिल किया पेश, समर्थन में विधानसभा में लगे नारे, विपक्ष का विरोध जारी। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से किसी अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों से उठ रही है। लोगों की मांग है कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस अगर किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम को टिकट देती है तो उसको समुदाय का पूरा समर्थन देकर जिताएगा। बीदर लोकसभा क्षेत्र से 3 मुस्लिम कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, अब्दुल मन्नान सेठ और डॉक्टर मकसूद चंदा हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान 2019 में सबसे पहले टिकट की मांग की थी और बीदर से अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग कांग्रेस में रखी थी। तो ऐसे में अब डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का हक पहले बनता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट दिया जाता है तो उनकी जीत निश्चित है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने केपी न्यूज से बात कर अपनी राय रखी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के एक निजी लॉज में विभिन्न संगठनों के जिम्मेदार और अन्य समाजसेवी आदि ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ईवीएम हटाओ अभियान पर विचार किया गया। इस बैठक में निर्णय लेकर एक संगठन को आकार देकर आगे रणनीति तैयार करने की बात नेताओं ने कही है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। राज्य मಟ್ಟದಾಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು, ಬೂತ್ ವೈಸ್ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು। ಇದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಬೂತ್ಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೂತಿನ ದಿನಪ್ಪ ಜನ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಆ ಬೂತಿನ ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಅವ್ರು ಬೂತಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು। ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಬೂತ್ ಜನ, ಆ ಓಣಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು। स्टार लॉज में बीदर के सभी बुद्धिजीवी और संगठनों और मुख्तलिफ पार्टियों के जो शुभचिंतक कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा हुए और हम सब मिलकर एक संगठन बनाकर, एक महाज बनाकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ मुहिम के तहत काम करने के लिए, एक मशवरा करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है। और हम इस मीटिंग के ख़त्म होते ही एक मशवरे पर आने के बाद हम एक दूसरी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हम ऐलान करेंगे कि हमारा अगला लाहे अमल क्या होगा। ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ವಿಚಾರವಂತರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಡ್ಜ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಭೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ। ಏನು ಇವತ್ತು EVM ಏನು ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ EVM ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನದಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಆ EVM ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ। ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 4 ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಆ 4 ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡಿಮೇಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯಾಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತಪತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿದೆ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಹೋದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಾಳ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 2024 ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು।
ಮತ್ತು ಇದು ಮತಯಂತ್ರದ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಆಗಬೇಕು, ಜನಾಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इस देश की जो हालत है, इस देश की हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस बेस पे, किस आधार पे 400 के पार बोल के जो इस बार 400 के पार जो स्टेटमेंट असेंबली में दी है वो बहुत असंवैधानिक है, संविधान के विरोध का काम है। ये इनको ताकत किस लिए आई 400 के पार? तो ईवीएम उनके कब्जे में रहने की वजह से उस बेस पे उन्होंने चाह रहे हैं कि 400 के पार लेना। इस बार हम इसको होने नहीं देंगे। हम पूरे बीदर ज़िले के अंदर हम ईवीएम मशीन हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ बोल के हमारे बीदर ज़िले के जितने भी बुद्धिजीवी संगठन के लोग और सेकुलरिज्म जो लोग हैं, इनका बैठक के मौजूदगी में हमारे वकील साहब बाबूराव होन्ना साहब के नेतृत्व में ये मीटिंग बुलाई गई है। आगे हम डिसीज़न लेके किस तरह से हम इसको अंजाम देना पड़ेगा और रोड पे किस तरह से हम आंदोलन करना पड़ेगा, निर्णय लेने के बाद हम आगे उसका इंतज़ार करेंगे और आने वाले डेट उसको मुंतखब। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दक्षिणी राज्य के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर स्थल का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि यह कर्नाटक सरकार का विरोध प्रदर्शन है, इसका भाजपा या कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। अन्याय के खिलाफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा सभी कांग्रेस विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 से 5 विधायकों ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति का हवाला देते हुए छूट का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के समय की घोषणा जल्द ही की जाएगी। शिवकुमार ने कहा मैं विनम्रता पूर्वक राज्य के सभी 224 विधायकों, 28 सांसदों, 75 एमएलसी, केंद्रीय मंत्रियों सहित 12 राज्यसभा सदस्यों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा है कि उनके विभाग ने आगामी परीक्षा सीजन और गर्मी के महीनों में कर्नाटक को बिजली कटौती से बचाने के लिए विस्तृत उपाय किए हैं। मंगलूर में मेस्कॉम कॉर्पोरेट कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए जॉर्ज ने कहा कि कर्नाटक ने पिछले 4 से 5 वर्षों में बिजली नहीं खरीदी थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण मांग कम थी। हालांकि इस साल खराब मानसून के कारण मांग 8,900 मेगावाट से दोगुनी होकर 16,000 मेगावाट हो गई है। उन्होंने कहा है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित किया है। इसके अलावा कोयला खनन क्षेत्रों में बारिश के कारण राज्य को गुणवत्तापूर्ण कोयला नहीं मिल सका। जॉर्ज ने कहा कि गर्मियों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के आयात के लिए जल्द ही निविदाएं जारी की जाएंगी और थर्मल पावर उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला मिश्रण और कोयले की धुलाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पहले ही उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत बिजली खरीदने का समझौता कर चुका है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि कर्नाटक को कुडलिगी में केंद्रीय ग्रिड से 100 मेगावाट बिजली भी मिलेगी जो पहले दिल्ली को आवंटित की गई थी। विजयपुरा मामूली बात पर बदमाशों द्वारा एक शख्सियत से मारपीट की घटना विजयपुर शहर के कोर्ट सर्कल से यह घटना सामने आई है। अफजलपुर तक के निवासी 32 वर्षीय फेरोज मुल्ला पर हमला कर बदमाश फरार हो गए। मुल्ला फूलों का व्यापार करता था। जलनगर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। घटना जलनगर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुआ है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुपये छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
मध्य प्रदेश के हरदा स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री धू कर जलने लगी। एक के बाद एक फैक्ट्री में धमाके होने लगे। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इस फैक्ट्री में लगभग 150 लोग काम कर रहे थे, जो इस घटना में हताहत हुए हैं। इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अधिकारी ने बताया है कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 गंभीर रूप से घायल है। घायलों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई है। घटना के बाद हरदा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। स्थिति अनियंत्रित न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में बारूद और विस्फोट भरा हुआ था। इस कारण कई किलोमीटर दूर से ही यहां से उठता हुआ धुआं का गुब्बारा देखा जा सकता था। पुलिस और बचाव दल की टीमों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि आसपास के क्षेत्र से भी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुला ली गई है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी चूक भी सामने आ रही है। फिलहाल घायलों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश कर दिया है। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष विधानसभा में ही धरना दे रहा है। यूसीसी बिल का कांग्रेस और मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ विधानसभा पहुंचे। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अब ड्राफ्ट सदन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी। बहुत जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। मंगलवार को हम इसे विधानसभा में पेश करेंगे और आगे इस पर चर्चा होगी। मेरा अन्य दलों के साथियों से भी अनुरोध है कि इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लें। यूसीसी पर 4 खंडों और 740 पृष्ठों के ड्राफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। इसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यूसीसी को लेकर 2,33,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ड्राफ्ट में करीब 10% परिवारों के विचारों को सम्मिलित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकती हैं। सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम रेड्डी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी से तेलंगाना की खम्मम सीट से दावेदारी ठोकने की अपील की है। सूत्रों की माने तो रेवंत रेड्डी ने ये तर्क दिया है कि तेलंगाना की खम्मम सीट कांग्रेस के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में उन्हें खम्मम से लड़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से इस ऑफर पर हामी नहीं भरी गई है, लेकिन पार्टी में असमंजस का दौर जारी है। रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें बताया है कि तेलंगाना कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर उनसे राज्य से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। सोमवार रात हैदराबाद में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी से राज्य से चुनाव लड़ने का अनुरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग उन्हें मां के रूप में देखते हैं, जिन्होंने तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्रदान किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार बहराइच 25, लखनऊ 50, गोरखपुर 200, झांसी 500, पटना और गया में 50 मीटर
विजिबिलिटी दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्णिया 200, चूरू 50, विजयवाड़ा 50, ग्वालियर और भोपाल 200, अमृतसर 500, दिल्ली के पालम 200 और सफदरगंज में 500 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखा गया। बिहार, पश्चिम राजस्थान, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश स्थानों और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आज अमृतसर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की आप केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और कई सवालों के जवाब देने को कहा है। उन्होंने पहले ही ट्वीट कर बताया था कि वे आज ईडी को लेकर एक बड़े मामले से पर्दा उठाएंगे। आतिशी के इस नए दावे ने विधायकों की खरीद के लिए होने वाली पूछताछ मामले में नया मोड़ ला दिया है। मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर रेड शुरू हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आतिशी ने कहा है कि कभी किसी को समन आता है तो कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी ने डरा धमकाकर जबरदस्ती गवाहों के बयान लिए हैं। ईडी ने सीसीटीवी की निगरानी में बयान दर्ज नहीं किए, सारे बयानों का फर्जीवाड़ा किया, गवाहों के बयानों से छेड़छाड़ की। ईडी को गवाहों के बयानों के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। कई और नेताओं के घर छापेमारी होगी। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। इजरायल और हमास के युद्ध में अमेरिका की आक्रामक भूमिका पर रूस ने आरोप लगाए हैं। पहली बार खुलकर रूस ने आरोप लगाते हुए मिडिल ईस्ट की जंग में अपने राजनीतिक लाभ लेने का अमेरिका को कसूरवार ठहराया है। रूस ने अमेरिका पर चुनावी लाभ के लिए पश्चिम एशिया में आक्रामकता दिखाने का आरोप लगाया। रूस ने सोमवार को अमेरिका पर दुनिया में अपने वर्चस्व को बचाने तथा देश में चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की छवि चमकाने के लिए इराक और सीरिया के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी सुरक्षा बलों के खिलाफ ईरान समर्थित लड़ाकों के अनुचित हमलों पर उसकी सैन्य प्रतिक्रिया न केवल वैध है बल्कि यह जारी रहेगा। सीरिया के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई थी। इसमें दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए। बैठक में दोनों देशों ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि इजरायल हमास युद्ध और लंबा नहीं खींचे। परिषद के कई सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई कि और तनाव कम करने और शांति प्रयास तेज करने का आग्रह किया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हिंसा के लिए भारत पर निशाना साधा और कहा कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। काकर ने तथाकथित कश्मीर दिवस पर एक हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार लगातार गिलगित दास्टिक पर दावा करती रही। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। उनका यह भड़काऊ बयान देश में आम चुनाव होने से ठीक 3 दिन पहले आया है। वहीं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि देश पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुनीर ने भारत पर उनके देश में व्यक्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना खतरे की पूरी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मुनीर ने कहा कि नियंत्रण रेखा के सारियान सेक्टर के दौरे के दौरान उन्हें एलओसी पर ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों से उठ रही है। विभिन्न संगठनों द्वारा ईवीएम हटाओ अभियान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन से पहले कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली के जंतर मंतर का निरीक्षण किया। हमें गर्मियों में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कर्नाटका ऊर्जा मंत्री का कहना। एमपी के हरदा की फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 6 लोगों की मौत, 30 गंभीर रूप से घायल, इंटरनेट सेवा बंद। सीएम धामी ने यूसीसी बिल किया पेश, समर्थन में विधानसभा में लगे नारे, विपक्ष का विरोध जारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।